कि अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की कमान मिल गई है। अखिलेश तीसरी बार लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने और पार्टी की कमान संभालते ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। तो अखिलेश को तीसरी मर्तबा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है समाजवादी पार्टी का, और अध्यक्ष बनते ही भाजपा पर जमकर हमलावर अखिलेश यादव दिखाई दिए और तीसरी बार यह ऐलान हुआ है जब समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव संभालेंगे बतौर अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन अखिलेश यादव को फिर से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसे अखिलेश ने बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। पार्टी का अध्यक्ष चुने जाने पर अखिलेश ने कहा कि भाजपा के खिलाफ 2024 में होने वाली लड़ाई बहुत अहम है, लेकिन वो इस लड़ाई में सेनापति की भूमिका में नहीं होंगे। साथ ही अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दलित पिछड़ा गठजोड़ को मजबूत करने का भी आह्वान कर दिया। भाई दलित और पिछड़ों पे भी सबसे ज्यादा अन्याय है। जेलों में अगर आंकड़े निकलवाओगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित आप पाओगे और किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा। इस मौके पर अखिलेश ने 2022 में हुई हार का ठीकरा एक बार फिर चुनाव आयोग पर फोड़ दिया और भाजपा पर सत्ता छीनने का आरोप लगा दिया, जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हो, 20,000 वोट न काट दिए हो। 2017 में सपा की कमान संभालने के बाद से अब तक पार्टी की बागडोर लगातार अखिलेश यादव के ही हाथों में है, लेकिन अब तक अखिलेश यादव के नाम पर कोई बड़ी राजनीतिक सफलता दर्ज नहीं हो पाई है। और ऐसे में अब 2024 में पार्टी का ग्राफ बढ़ाने के साथ ही कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रुड़की से बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान पथराव हुआ के भीम आर्मी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच पथराव की खबर है। बड़ी खबर, पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मंगलौर मंडी में मतगणना के दौरान ये हंगामा हुआ है। रुड़की से बड़ी खबर। तो पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया, पथराव किया है और उसके बाद हंगामे की स्थिति बन गई। पुलिस के बीच पथराव हुआ। पथराव में 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तनाव को देखते हुए मंगलौर मंडी में मतगणना के दौरान हंगामा हुआ। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान भीम आर्मी ने बवाल किया, पत्थरबाजी की। और इसी पर हमारे साथी विनीत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनीत, अभी क्या स्थिति वहां पर है और क्यों हंगामा वहां पर बरपा, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से आज मंगलौर में जो है 2 दिन से जो है मतगणना का कार्य चल रहा था, लेकिन जिस तरह से जो है मतगणना की काफी शिकायतें आई थी, धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आज भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं और जो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर जो है वो भी यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे। मंगलौर मंडी जो स्थल है जहाँ पे मतगणना कार्य चल रहा था, तो ये धांधली को लेकर जो है पूरी तरह से बवाल हुआ है। उनकी शिकायत थी कि एक जो जिला पंचायत सीट है टिकोला, जहां पर उनके एक प्रत्याशी को उतारा था, लेकिन उसमें जो है मतगणना में धांधली की गई है। तो उसी को लेकर जो समर्थक है और भीम आर्मी के जो संस्थापक है वो पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो इसी दौरान जो है समर्थकों ने हंगामा कर दिया और काफी बवाल हुआ है, जिसमें
करीबन जो है 4 पुलिसकर्मी जो है चोटिल हुए हैं और दोनों ओर से जो है पत्थरबाजी भी हुई है और जो है भीम आर्मी और पुलिस कार्यकर्ताओं में काफी झड़प देखी गई है। जी, अभी भी वहाँ पर हंगामा हो रहा है विनीत, या फिर माहौल को शांत कर लिया गया? इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपा, जिस तरह से ये माहौल तो फिलहाल अभी शांत हो गया है, लेकिन मौके पर जो है भारी पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो जिले के जो SSP है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जहां पे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनको देखने के लिए वो निकल गए हैं। तो पूरी तरह से ये बड़ा बवाल आज रुड़की मतगणना मंगलौर जो मतगणना स्थल है वहाँ पे देखने को मिला है। पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना और उसी बीच में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का धांधली को लेकर यह हंगामा। शुक्रिया विनीत, आप नजर बनाए रखें। समाजवादी पार्टी पर मायावती का बड़ा हमला सामने आया है। मायावती ने कहा कि सपा के दलित पिछड़ा एकता मंच पर जो है सपा की अंबेडकरवादी दिखाने की कोशिशें ढूंढ हैं। सपा का दलित पिछड़ा प्रेम स्वार्थ की वजह से है। मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत सपा चरितार्थ कर रही है। बड़ी बात, समाजवादी पार्टी पर मायावती का बड़ा हमला। सपा के दलित पिछड़ा एकता मंत्र पर साधा है निशाना और ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं क्या लिखा है। समाजवादी पार्टी की ओर से अपने चाल चरित्र चेहरे को अंबेडकरवादी दिखाने का वैसा ही ढोंग, नाटक और छलावा है जैसा कि वोटों के स्वार्थ की खातिर अन्य पार्टियां भी अक्सर यहाँ ऐसा करती रहती हैं। इनका दलित और पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी को ही चरितार्थ करता है। ये मायावती का ट्वीट आपके सामने। सपा पर हमलावर हुई है। तो देखिए, मायावती ने ट्वीट किया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा है कि जो उनका चाल चरित्र और चेहरा है वो अंबेडकरवादी दिखाने का ढोंग है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। भाजपा ने भी हमला बोला है। उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ी बात कही है। परिवारवादी पार्टी बताया है। ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर भूपेंद्र चौधरी ने भी हमला बोला। तो भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 30 साल में मुलायम से अखिलेश तक ही पहुंचे। भूपेंद्र चौधरी ने सपा को परिवारवादी पार्टी बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आप। समाजवादी पार्टी 1992 बनने के बाद 30 साल लगभग उन्होंने, तो अभी भी वो मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक पहुंची है और इससे बड़ा परिवारवाद का उदाहरण कोई हो नहीं सकता। हम लोग बार बार यही बात कहते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को अवसर मिलता है, उनके यहाँ आरक्षण परिवार के लोगों के लिए है, हमारा कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है। मेरे जैसा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाता है। देश भर में इन दिनों शारदीय नवरात्र के मौके पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन बस्ती में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बस्ती पुलिस पर पूजा पंडाल से दुर्गा प्रतिमा उठा ले जाने का आरोप लगा है और इस आरोप का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ गए। आप देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर से प्रतिमा ले जाई जा रही है और मामला बस्ती के दुबौलिया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने आयोजक की मंजूरी मिलने में देरी पर पूजा रुकवाकर मूर्तियां उठवा ली और ये एक बड़ा गंभीर मामला हो गया। बस्ती पुलिस की इस हरकत का पता चलते ही नाराज हिंदू संगठनों ने कार्रवाई के लिए आला अफसरों से मांग की थी, जिसके बाद दुर्गा पंडाल को आयोजन की मंजूरी देते हुए मूर्तियां उठवाने के आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने जांच शुरू करवा दी है। मीटिंग बैठक हुई है, वो केवल चेकिंग का मामला था। वो लोग चेक करके करा रहे थे और उसमें जो सम्मानित प्रतिष्ठित समाजसेवी थे उनको सब अवगत करा दिया गया था और बाकायदा उनमें जिसके साथ वो उनको परमिशन दे करके वो मूर्ति वहाँ पर स्थापित है वो बता रही है। और अब आपको बेखौफ बदमाशों की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर हाथरस की है, जहां पर पेट्रोल पंप पर मारपीट सीसीटीवी में कैद हो गई। यहां पर कोतवाली सदर इलाके के पेट्रोल पंप पर युवकों को पेट्रोल की पर्ची मांगना भारी पड़ गया। पेट्रोल पंप कर्मियों ने बाइक सवार के साथ मारपीट की। बचाव में आई उसकी पत्नी और बच्चों के साथ भी अभद्रता करने का आरोप है। वहीं दूसरी तस्वीर बागपत की आपको दिखा रहे हैं, जहां बदमाशों ने तमंचे की नोक पर कपड़े की दुकान में लूट को अंजाम दिया। यहां भी लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 25,000 रुपए लूट लिए और वहां से फरार हो गए। तो इन दोनों तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो गए हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये आपराधिक मानसिकता की प्रतीक है। बच्चों के लिए आप कपड़े, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का चुनाव सोच समझकर और सावधानी से करते हैं, लेकिन क्या आप ये भी देखते हैं कि आपके बच्चों को किस जगह पढ़ाया जा रहा है और क्या इनकी बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं?
और अगर नहीं तो फिर ये खबर आपके लिए ही है। कानपुर के बर्राट क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब राहगीरों ने एक कोचिंग सेंटर से धुआं उठता देखा। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग पहुंचा, कोचिंग में फंसे छात्रों को बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाया गया। आग की भयानक तस्वीरें देखकर हर मां बाप के चेहरे पर शिकन की गहरी लकीरें थी। दमकल कर्मचारियों के समय से किए एक्शन ने बच्चों को बचा लिया। कानपुर में कोचिंग सेंटर चल रहा था, अंदर 15 बच्चे फंसे थे, बाहर अफरा तफरी मची थी। कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे छात्र आग के धुएं और लपटों के बीच फंस गए थे। फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों ने तीसरी मंजिल पर फंसे 15 छात्रों को बगल की बिल्डिंग से सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू किया। वहीं 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें बर्रा थाना क्षेत्र के ग्लोबल एकेडमी कोचिंग सेंटर में लगी आग की है। आग कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी थी। इसका धुआं फर्स्ट फ्लोर पर बनी कोचिंग में पहुंच गया, जहां बच्चे पढ़ रहे थे। इस अभियान में दमकल के कर्मी और खुद डीसीपी साउथ चोटिल हो गए। सभी छात्रों को वक्त रहते बिल्डिंग के बाहर निकाल लिया गया। धुएं को एक बार देखकर छात्र काफी डर गए थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंच गए। ज़्यादातर करके कोचिंग क्लासेस किराए के भवनों में चलते हैं, तो उन बिल्डिंगों को टारगेट करके अगले 1 हफ्ते तक यही अभियान चलाया जाएगा। जहां पर भी बच्चों के कोचिंग क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस पढ़ाए जाते हैं, उन सबका फायर के मानकों के अनुसार वहां पर व्यवस्था है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। हादसे के बाद कानपुर प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों का सर्वे कराने का फैसला किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौके पे मौजूद हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर एक महिला अस्पताल 15 साल से डॉक्टर्स का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर न होने की वजह से इलाज के लिए अब भी कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। प्रयागराज के लालापुर इलाके में 15 बरस पहले इस अस्पताल का निर्माण इस मकसद के साथ कराया गया था ताकि बीमार महिलाओं को वक्त पर इलाज मिल सके। महिलाओं का इलाज तो दूर की बात रहे, अस्पताल की बिल्डिंग अब खुद बीमारी हालत में पहुंच गई है और उसे वेंटिलेटर की जरूरत महसूस होने लगी है। इस अस्पताल के निर्माण से लेकर अब तक यूपी में कई सरकारें बदली, लेकिन इस अस्पताल की तकदीर नहीं बदली। आसपास की महिलाएं इलाज के लिए आज भी 50 किलोमीटर तक का सफर तय करती हैं, जबकि उनके करीब ही एक अस्पताल बदहाली के चलते दम तोड़ रहा है। 1 साल से खुला है, जब से नारी शक्ति वो बुध वाले दिन आते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं। खाली जुकाम बुखार सर्दी इसके लिए है दवा, नहीं कोई नहीं। महिला कोई इलाज नहीं, बस यही इलाज है आम आदमी सबके लिए वही इलाज है जो है, मतलब सर्दी खांसी जुकाम बुखार, और महिला के लिए कोई इलाज नहीं। जिले के मौजूदा सीएमओ डॉक्टर नानक शरण का कहना है कि उन्होंने एक बार फिर से नियुक्तियों की फाइलें शासन के पास भेजी हैं, ताकि इस महिला अस्पताल में कामकाज और इलाज शुरू हो सके। बनने के बाद इस हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया था, तभी से बराबर प्रयास किए जा रहे हैं साज सज्जा तथा मैन पावर के लिए। अभी तक उसके साज सज्जा और मैन पावर नहीं आ पाए हैं, इसलिए उस अस्पताल को हम संचालित नहीं कर पा रहे हैं। हम बीच बीच में हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर भेज करके वहाँ कुछ उपचार की व्यवस्था कराते रहते हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल हफ्ते में 2 दिन एक डॉक्टर को इस अस्पताल में भेजना शुरू किया है, लेकिन स्थानीय लोगों को अंदाजा है कि एक अस्पताल में एक डॉक्टर हालात कितना बदल सकता है। इसलिए अब लोगों ने अस्पताल की हालत ना सुधारने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी जारी करनी शुरू कर दी है। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, कुशीनगर और पीलीभीत का हाल आपको बताते हैं। कुशीनगर और पीलीभीत से सामने आई शवों की बदहाली की 2 तस्वीरों ने एक बार फिर से सिस्टम की संवेदनहीनता उजागर कर दी है। कुशीनगर में अंतिम संस्कार के लिए शव को कूड़ा गाड़ी से भेजा गया, जबकि पीलीभीत में रास्ता न होने पर लोगों ने शव को नाले से ले जाकर अंतिम संस्कार किया।
4 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने शवों के दाह संस्कार को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन कुशीनगर से सामने आई ये तस्वीर बता रही है कि कुशीनगर नगर निगम ने हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को 72 घंटे में ही ताक पर रख दिया, जब एक शव को नगर पालिका की कूड़ा गाड़ी में रखकर श्मशान भेज दिया गया। शव के अपमान का ये वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जब कुशीनगर के साहबगंज इलाके में गणेश जायसवाल नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए इस शव को एक अतत गाड़ी भी मुहैया नहीं हो पाना बता रहा है कि सरकारी सिस्टम में मौत के बाद भी आम इंसान की कोई कदर नहीं है। कुशीनगर में जहां शव ले जाने के लिए कूड़ा गाड़ी भेज दी गई, लेकिन पीलीभीत में शव यात्रा के लिए गाड़ी ही नहीं मिली, जिसके बाद बेबस ग्रामीणों ने शव को कंधे पर लादकर गंदे नाले से उठते हुए उसकी अंतिम यात्रा पूरी करवाई, क्योंकि श्मशान तक जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण की वजह से भारी जल जमाव हो गया था। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जिला प्रशासन हरकत में आया और अफसरों को तुरंत रास्ता खाली करवाने के निर्देश दिए गए, लेकिन इस घटना पर कोई भी अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बचपन से ही हमें गाय पर निबंध लिखने को कहा जाता है, माता कहा जाता है, पूजा की जाती है, वही गाय अब खतरे में है, लंपी वायरस का शिकार हो गई। बिल्कुल, पशुपालक दहशत में हैं। इस नई बीमारी की वजह से प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वायरस का कहर दिखाई दे रहा है। 15 राज्य, 251 जिले, 21 लाख मवेशी, 1 लाख से ज्यादा मौतें। मवेशियों में फैले ये लंपी वायरस का कहर है। धीरे धीरे इसने देश के 16 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। लंपी वायरस ने ऐसा कोहराम मचाया है कि हर रोज सैकड़ों गाय दम तोड़ रही हैं और हजारों गाय इस वायरस से जूझ रही हैं। लंपी जानवरों में कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से फैलता है। आमतौर पर ये बीमारी गाय भैंसों में होती है। ये वायरस मवेशियों में मच्छर या खून चूसने वाले कीड़ों के जरिए फैलता है। वायरस से संक्रमित होने के 2 से 3 दिन के भीतर जानवर को हल्का बुखार आता है। इसके बाद पूरे शरीर पर दाने निकल आते हैं जो घाव में बदल जाते हैं। इसके बाद जानवर दूध का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते में संक्रमण ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इससे मौत भी हो सकती है। ये वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है, इंसानों के लिए भी सिरदर्द बन गया है। कई भ्रांतियां भी फैल रही हैं। आम इंसान के बीच भी बहुत कंफ्यूजन है कि गाय का दूध पिए भी या नहीं। आपने वो दूध पिया जो एक लंपी अफेक्टेड गाय का हुआ है, तो भगवान जाने आपके शरीर में क्या हो सकता है। मनुष्य को किसी तरीके का नुकसान नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय दूध को बॉयल करके उबाल कर पिएं तो कोई भी किसी तरीके से नुकसान नहीं होने वाला है। दूध की ये सही बात है कि यह वायरस दूध में निकलता है, जो दुधारू पशु उनके दूध में आता है, लेकिन दूध को अगर हम गर्म करके ठंडा करके प्रयोग में करें तो यह आदमी, पहली बात तो ये समझ लें कि यह वायरस जो है आदमियों को इफेक्ट नहीं करता है। तो निश्चित तौर पर भी अगर दूध को हम गर्म करके ठंडा करके प्रयोग करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जानवर इस वायरस से संक्रमित है तो उसके लिए कोई खास एंटीवायरल दवा उपलब्ध नहीं है। इसे फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय संक्रमित मवेशियों को कम से कम 28 दिन के लिए आइसोलेट करना है। इस दौरान उनके लक्षणों का इलाज होते रहना चाहिए। केंद्र सरकार ने लंपी के लिए लंपी प्रोबैकेंड नाम से एक स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है। टोटके से टीके के बीच सरकार ने इस दशक के अंत तक जानवरों को इस तरह की किसी भी बीमारी से मुक्ति का टारगेट रखा है। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई जानवर किसी वायरस से संक्रमित है तो उससे ये संक्रमण इंसान में फैल सकता है, लेकिन लंपी वायरस के मामले में ऐसा नहीं है। अब तक इंसानों के लंपी वायरस से संक्रमित होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि सावधानी रखनी चाहिए। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शैलेश अरोड़ा के साथ विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। भारत में लंपी स्किन डिजीज की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा पालतू पशुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें से ज्यादातर गायें हैं। ये जानलेवा वायरस से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत देश के 15 राज्यों में मवेशियों की जान ले रहा है। सवाल है, इसे रोका कैसे जाए? सरकार ने इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए हैं, आपको दिखाते हैं। लंपी वायरस के खौफ से तो आप परिचित हो ही चुके हैं, मौत के आंकड़ों से रूबरू हो चुके हैं। अब देखिए लंपी वायरस की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं।
300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट। योगी सरकार ने पीलीभीत से इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी इम्यून बेल्ट के जरिए लंपी वायरस को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। 5 जिलों के 23 ब्लॉक से होकर गुजरने वाली इम्यून बेल्ट 10 किलोमीटर चौड़ी होगी। पशुपालन विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बेल्ट बनाने का काम किया, 10 किलोमीटर चौड़ी और 320 किलोमीटर लंबी। ये पीलीभीत से लेकर भिंड, मुरैना, मध्य प्रदेश तक, नेपाल के बॉर्डर से लेकर मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक एक हमने बेल्ट बना ली। इस 10 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट पर 320 किलोमीटर लंबाई में हम सघन टीकाकरण करा रहे हैं ताकि ये रोग पश्चिम से पूरब के जिलों में ना आ पावे। 3 लाख टीके रोज लगाने की तैयारी। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 3 लाख रोज पशुओं में टीकाकरण करेंगे। इस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में गौवंश को और संक्रमित पशुओं को इस भयंकर महामारी से योगी सरकार बचाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के 23 जिले लंपी वायरस से प्रभावित हैं, जहां लगभग 13 लाख जानवर लंपी वायरस से प्रभावित हैं, जिनमें से लगभग 23,000 तो मवेशी ही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 लाख संक्रमित जानवरों को लंपी वायरस से बचाने का वैक्सीन लगवा दिया है। सरकार ने प्रभावित जिलों में 17,50,000 से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा प्रभावित जिलों में पशुओं के यातायात पर भी रोक लगाई गई है। वेटनरी एम्बुलेंस काम कर रही है। कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर लंपी वायरस से बचाव के लिए कई जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। लंपी स्किन डिजीज़ की जो बीमारी है उसकी रोकथाम करने के लिए जो हमारा पशु चिकित्सा विभाग है वो लगा हुआ है। कंट्रोल रूम एक स्थापित है और हमारे 15 ब्लॉक्स जो जनपद में हैं सभी ब्लॉक्स पर एक आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है। हमारे लगभग 400 केसेस पॉजिटिव आए हैं। इस समय पर कोई मृत्यु नहीं है, पर लगातार जो हमारे पशुपालक हैं उनके साथ संपर्क करना कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।